प्यारे बच्चों, सल्तनत काल के ही समानांतर 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच में दक्षिण भारत में विजयनगर तथा अन्य प्रांतीय राज्य जैसे बहमनी वगैरह का साम्राज्य स्थापित होता है। उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो 1336 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक इसका समय रहता है। और इतिहास जानने के अगर स्रोत की बात करें बच्चों, तो इसके दो स्रोत प्राप्त हैं। पहला साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक में मतलब पुस्तकीय ज्ञान है हमारे पास में, और पुरातात्विक सोच अभिलेखीय स्रोत है। अब सबसे पहले जो साहित्यिक स्रोत है उसके बारे में हम चर्चा करें। कुछ पुस्तकें हमारे पास प्राप्त हैं, जैसे रचनाकार में जो देसी रचनाकार थे कृष्णदेव राय, इनकी रचना है आमुक्त माल्यच्छ और विष्णु चित्तीय, ये तेलुगु में है। और इसकी कथा वस्तु के केंद्र में विष्णु रचित अलवार की जीवन गाथा और कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों की व्याख्या प्राप्त होती है। इसमें विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति, विशेषकर वर्ण व्यवस्था के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। दूसरा पुस्तक है हमारे पास में, ये गंगा देवी, ये कंपन की पत्नी हैं। इन्होंने एक मधुरा विजयम या वीर कंपराय चरित करके एक पुस्तक लिखा है। इसमें बुक्का प्रथम के राज्यकाल के दौरान उसके पुत्र कंपन या कंपराय द्वारा मदुरई विजय के अभियान का वर्णन मिलता है। इसके अलावा फिर अगले रचनाकार गंगाधर जी हुए हैं। इन्होंने गंगादास प्रताप विलासम, यह एक नाटक है, यह लिखा है। इसमें देवराय द्वितीय के मरणोपरांत विजयनगर शहर पर बाहमनियों और गजपतियों के अधिकार का विवरण प्राप्त होता है। इसके अलावा अगला देसी रचनाकार जो है राजानाथ है। इन्होंने सालवा अभ्युदयम या सालोवाभ्युदम लिखा है। इसमें सालो राजवंश का ऐतिहासिक गुणगान किया गया है। बच्चों, इसी के समानांतर अगर हम लोग विदेशी स्रोतों के बात करें तो इसमें भारत के भ्रमण काल में कुछ जो इतिहासकार थे और उन्होंने भारत भ्रमण किया था और अपनी जो कुछ पुस्तकें लिखी है उसमें कुछ वृतांत प्राप्त होते हैं। इसमें पहला नाम आता है इब्न बतूता। 1333 से 47 ईस्वी के बीच ये भारत में रहता है और रेहला नामक पुस्तक लिखता है 1355 ईस्वी में। यह अफ्रीकी यात्री मोरक्को का रहने वाला था और हरिहर प्रथम के समय में विजयनगर राज्य के बारे में जानकारी देता है। अगला है निकोलो डी कोंटी। ये ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कोंटी 1444 ईस्वी में लिखता है। यह यतालवी यात्री है जो देवराय प्रथम के समय में विजयनगर आया था। इसके अलावा अब्दुल रज्जाक, ये 1442 से 45 ईस्वी के बीच में, इन्होंने एक पुस्तक लिखे माल्ता उस सादिन व मजामा उल बहरैन। वह समरकंद फारस के सुल्तान शाहरुख का राजदूत बनकर 1442 ईस्वी में भारत आया था। वह कालीकट पहुंचा और वहां के शासक जमोरिन के राज दरबार में 3 वर्ष तक रहा। इसके बाद वह विजयनगर गया। उस समय विजयनगर का शासक देवराय द्वितीय था। उसने उसकी राजधानी में 6 महीने बिताए और लिखता है कि विजयनगर जैसा सुंदर नगर मैंने अपने आँखों से नहीं देखा। इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती संसार में ऐसा कोई दूसरा नगर हो सकता है। इसके अलावा एक अन्य रचनाकार हुए हैं दुआर्ते बारबोसा। ये 1500 से लेके 1516 ईस्वी तक भारत में रहे और इनकी एक पुस्तक है द बुक ऑफ दुआर्ते बारबोसा।
1517-18 ईस्वी में लिखा इन्होंने। ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मी थे। भारत में 1500 ईस्वी से 1516 ईस्वी तक विभिन्न पदों पर इन्होंने काम किया। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के ये समकालीन थे। ये उस समय विजयनगर में कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे। उसने विजयनगर के बारे में विस्तार से लिखा है, विशेषकर प्रशासन एवं लोगों के बारे में। इसके बाद बच्चों लूडोविको डी बार्थेमा डियाज, ये ट्रेवल्स इन इजिप्ट, सीरिया एंड इंडिया ऐसे करके पुस्तक लिखते हैं। और विजयनगर राज्य का जब इन्होंने भ्रमण किया उस समय कृष्णदेव राय की विजयनगर पर शासन था। उसके यात्रा वृतांत में विजयनगर शहर और साम्राज्य के विषय में रोचक विवरण मिलता है। अगला है डोमिंगो पीज पायस। ये 1520 से 22 ईस्वी तक भारत में रहे। इन्होंने क्रॉनिकल ऑफ द विजयनगर किंग्स 1522 ईस्वी में लिखा। यह एक पुर्तगाली यात्री थे जो कृष्णदेव राय के राज्यकाल में भारत आए थे। उन्होंने यहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का, मतलब विजयनगर के, रोचक वर्णन किया है। और उनका विश्वास था कि विजयनगर उतना ही बड़ा है जितना बड़ा रोम, और यहाँ असंख्य लोग निवास करते हैं। बच्चों फिर अगला नाम आता है फर्नाओ नोनेज या फर्नेस। ये 1535-37 ईस्वी में भारत में आते हैं। इनकी पुस्तक है क्रॉनिकल ऑफ द फर्नाओ नोनेज 1537 ईस्वी में। यह भी एक पुर्तगाली अश्व व्यापारी थे। 1535 ईस्वी में अच्युत देव राय के शासनकाल में ये विजयनगर आए थे। इन्होंने विजयनगर का भ्रमण किया था। और यह पुस्तक विजयनगर साम्राज्य पर उपलब्ध प्राचीनतम इतिहास ग्रंथ है, जो विजयनगर की स्थापना से लेकर के अच्युत देव राय के शासनकाल के अंत के कुछ वर्ष तक की पूरी कहानी बयान करती है। इसमें विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। सीजर फ्रेडरिक या सीजर डी फेडरिकी ये 1563 से 81 ईस्वी तक भारत में रहते हैं। और इनकी एक पुस्तक है 18 ईयर्स इंडियन ऑब्जर्वेशन। ये 1563 से 81 ईस्वी के बीच में इन्होंने यहाँ का यात्रा किया था। भारत का इतालवी यात्री थे। 1563 ईस्वी में इटली से पूर्वी विश्व की यात्रा पर निकले थे। वह होर्मुज के रास्ते भारत के द्वीप तक पहुँचे, जहाँ उस समय पुर्तगालियों का शासन था। 1567 ईस्वी में वह गोवा पहुँचते हैं और वह विजयनगर राज्य की यात्रा पर गए, जो 2 साल पूर्व 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध, राक्षस तंगड़ी के युद्ध में मुस्लिम शासकों के संयुक्त सैन्य शक्ति के हाथों पूरी तरह पराजित हुआ था। उसने शक्तिशाली नगर विजयनगर के विनष्ट वैभव की दुखद तस्वीर प्रस्तुत करता है। विजयनगर नगर पूर्णतया नष्ट नहीं हुआ है। घर अभी खड़े हैं। साम्राज्य के निवासी उनमें वास नहीं करते। वह सिर्फ बाघ एवं अन्य जंगली जानवरों का बसेरा बनकर रह गया है। उस समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय थे। फ्रेडरिक इस विनष्ट नगर की सैर के बाद गोवा वापस पहुंचा। इसके बाद उसने कोचीन, क्विलोन, नेगपट्टनम, सेंट थॉम, उड़ीसा, बंगाल, पेगु आदि स्थानों की सैर की। सैर से वापसी के क्रम में 1580 ईस्वी में वह होर्मुज पहुंचा और अंततः 1581 ईस्वी में अपने शहर वेनिस पहुंच जाता है। पुरातात्विक स्रोत के बारे में अगर बच्चे बात करें हम लोग, तो इसमें शासक थे हरिहर प्रथम। इनका अभिलेख है बागा पेल्लसी ताम्रपट। इसमें हरिहर प्रथम की उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। इसके बाद शासक संगम है, ये कंपन के पुत्र थे। इनका एक अभिलेख है बिट्रा गुंटा अनुदान। इसमें साम्राज्य की स्थापना के लिए उत्तरदायी 5 भाइयों की वंशावली की जानकारी है। फिर एक अभिलेख प्राप्त होता है देवराय द्वितीय के समय चन्ना राया पतेना।
इसमें बुक्का प्रथम द्वारा विजित क्षेत्रों के बारे में जानकारी है। देवराय द्वितीय के समय का अभिलेख श्रीरंगम ताम्रपट है। इसमें देवराय द्वितीय की उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। इसी तरह से इम्मड नरसिंह के समय देवलपुल्ली ताम्रपट प्राप्त होता है, जो शालू वंश की वंशावली का वर्णन करता है। इसके अलावा मुद्राएं हैं। विजयनगर सम्राटों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। उन पर वराह या बराह कहा गया चित्र अंकित है। विदेशी यात्रियों ने इसे हूण, प्रदोष या पगोड़ा कहा है। इनमें से कुछ पूर्ण, कुछ अर्ध और शेष चतुर्थांशी वराह थे। वराह का वजन 52 ग्रेन, अर्ध वराह या प्रताप का 26 ग्रेन और चतुर्थांशी वराह का 13 ग्रेन था। फड़म 5.5 ग्रेन, एक वराह जो बराबर था 60 तार के, ये चांदी के सिक्के को तार कहा जाता था। इन मुद्राओं और सिक्कों के मुख भाग पर हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह हनुमान जी, गरुण जी, हरिहर प्रथम के सिक्कों पर प्राप्त होता है। गरुण बैल, उमा महेश्वर, वेंकटेश, बालकृष्ण तुलोवंशी शासकों के सिक्कों पर, लक्ष्मी नारायण सदाशिव राय के सिक्कों पर, वेंकटेश शंख चक्र आरवीड वंशी शासकों के सिक्कों पर, सांड, हाथी और गंडा बेरुंडा एक दोहराबाज, कभी कभी वह अपने प्रत्येक चोंच व पंजे में एक हाथी पकड़े हुए होता था कि आकृतियाँ अंकित थी। सिक्कों के पृष्ठभाग पर नागरी या कन्नड़ लिपि में राजा का नाम खुदा होता था। देवराय द्वितीय के कुछ चतुर्थांश वाराहों में उसे गज बेतकर यानी हाथियों का शिकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार विजयनगर शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों से उसकी वंशावली, राजनैतिक इतिहास, भौगोलिक सीमा, धार्मिक विश्वास और आर्थिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है। राजनैतिक इतिहास का उद्भव और विकास की अगर बात करें बच्चों, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से 1391 ईस्वी के बीच में शासक था, उसके शासनकाल के आरंभिक दशक में ही दक्षिण में अद्भुत क्रांति हेतु मंच तैयार होना शुरू हो गया। तुर्कों के विजय के नगाड़ों के शोर के बीच दक्षिण के पीड़ित जनता की ललकार उठी, जो धीरे धीरे ही सही किंतु निरंतर उच्च स्वर में बढ़ती गई और अंततः अपने प्रतिद्वंदियों के हर्षोल्लास को ठंडा होने पर विवश कर दिया। शुरू में उत्पीड़ित हिंदू तुर्कों के आघात से स्तब्ध रह गए, फिर भी वे धीरे धीरे अपनी उदासीनता से जागे और विदेशी दासता से मुक्ति दिलाने के लिए नए नेता सामने आए। इन्हीं में से हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, जिन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की। विजयनगर राज्य पर क्रमशः 4 वंशों, संगम वंश ये 1336 से 1450 ईस्वी शासन करते हैं। इसके बाद शालू वंश का समय आता है, जो 1486 से लेकर के 1505 ईस्वी तक शासन करते हैं। फिर तुलु वंश का समय आता है, जो 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक शासन करते हैं। और फिर आरवीड वंश जो 1570 से 1650 ईस्वी तक शासन करते हैं। अब इसमें संगम वंश की अगर बात करें, तो 1336 ईस्वी से 1450 ईस्वी के बीच में हरिहर बुक्का बंधु चंद्रवंशी यादव संगम के पुत्र थे और उन्होंने अपने पिता के नाम को ही अपने वंश का नाम रखा। नए वंश की स्थापना की। 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर के पहले वंश को संगम वंश कहा जाता है। अब कहानी आती है हरिहर और बुक्का की। तो बच्चों, 18 अप्रैल 1336 ईस्वी को भगवान विरूपाक्ष, ये भगवान शिव का एक रूप है, उनके मूर्ति के सामने हरिहर ने हिंदू विधि से अपना राज्याभिषेक संपन्न कराया तथा राजा और महाराजा की उपाधि धारण की। प्रारंभ में इस
नए राज्य को मैसूर के होयसाल शासक और मदुरा के सुल्तान का सामना करना था। मैसूर के होयसल राज्य पर अधिकार होता है से 46 ईस्वी में। मदुरा का सुल्तान महत्वाकांक्षी था। 1346 ईस्वी में अंतिम होयसल शासक बल्लाल चतुर्थ को हरा करके उसे मार डाला और इस स्थिति का लाभ उठा करके हरिहर ने अपने भाइयों, जिसमें बुक्का थे, कंप थे, मरप्पा थे, मुडप्पा थे, की मदद से होयसल राज्य को विजयनगर में मिला लिया। हरिहर ने अपने भाई बुक्का प्रथम को विजयनगर का संयुक्त शासक बनाया और अगले 10 वर्षों तक 1346 से 56 ईस्वी तक दोनों ने विजयनगर पर संयुक्त शासन किया। मदुरा के सुल्तान की शक्ति को भी क्षीण करना था। ये 1355-56 ईस्वी की बात है। एक शत्रु की पूरी तरह सफाया करने के बाद हरिहर ने मदुरा के सुल्तान पर हमला बोल दिया। उसकी शक्ति को बहुत हद तक कुचलने में सफल तो रहा, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया। इसी बीच विजयनगर बाहमनी संघर्ष का आरंभ हो जाता है। मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विजयनगर एवं बाहमनी के हितों का टकराव था। पहला था कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, दूसरा था गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र और तीसरा था मराठवाड़ा का कोंकण क्षेत्र। बुक्का प्रथम की अगर बात करें तो 1346 से लेकर के 77 ईस्वी तक इसका समय काल होता है। बुक्का प्रथम ने 1346 से 56 तक अपने भाई हरिहर प्रथम के साथ विजयनगर राज्य का संयुक्त शासन किया और 1356 से 77 ईस्वी तक उसने स्वतंत्र शासन किया था। 1356 ईस्वी में हरिहर के मरणोपरांत जब बुक्का प्रथम विजयनगर राज्य का एकल एवं स्वतंत्र सम्राट बना तो उसने अपने को चक्की के 2 पाटों के बीच में घिरा पाया। उत्तर में बहमनी राज्य और दक्षिण में मदुरा की सल्तनत। अब यहीं से विजयनगर और बहमनी संघर्ष की गाथा शुरू होती है 1367 ईस्वी में। बुक्का प्रथम ने उस समय की जब उसने विवादित कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के मुदकल के किले पर चढ़ाई की और एक आदमी को छोड़कर समस्त सुरक्षा सेना को मौत के घाट उतार दिया। यह खबर जब सुल्तान मोहम्मद प्रथम, ये 1358 से 77 ईस्वी इनका शासनकाल था, हसन बहमन शाह का उत्तराधिकारी पुत्र थे, उस तक बात पहुंची तो वह क्रोधित हुआ और उसने कृष्णा नदी पार करके विजयनगर की सेनाओं के प्रतिरोध के बावजूद मुदकल के किले पर पुनः अधिकार कर लिया। फिर आगे बढ़ते हुए तुंगभद्रा को पार किया। युद्ध में बुक्का प्रथम से जा भिड़ा। ये लड़ाई बहुत दिनों तक चलते रही। बुक्का प्रथम को बंदी बना सका, लेकिन बहमनी सुल्तान न तो बुक्का प्रथम को बंदी बना सका और ना ही उसकी राजधानी पर कब्जा कर सका। आखिरकार थक कर दोनों पक्ष ने संधि की और जिसके आधार पर जो पूर्व की स्थिति थे उसी पर दोनों सहमत हुए। मदुरा सल्तनत पर पूर्ण अधिकार 1377 ईस्वी में आता है। बुक्का प्रथम ने अपने पुत्र कंपन कंपराय को मदुरा अभियान पर भेजा। कंपन ने मदुरा के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन सिकंदर शाह को परास्त कर उसके सल्तनत को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। विजयनगर के रूप में विकास का श्रेय बुक्का प्रथम को ही है। बुक्का प्रथम ने चीन में अपना एक दूत भी भेजा था और इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, जबकि अन्य उपाधियां राजा भी थी और महाराजा की भी। इसके बाद अगला शासक विजयनगर साम्राज्य का हरिहर द्वितीय होता है। बुक्का प्रथम के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय था जो विजयनगर की गद्दी पर बैठा। हरिहर द्वितीय संगम वंश का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। उत्तर पूर्व की ओर राज्य विस्तार के प्रयास के क्रम में बहमनी, रेड्डी और वेलम से इसका संघर्ष होता है। बुक्का प्रथम के शासनकाल के अंतिम वर्षों में साम्राज्य के उत्तर पूर्व में कोंडावीडु के रेड्डी, वारंगल के वेलम,
जैसे कुछ छोटे मगर शक्तिशाली राज्यों का उदय होता है। जिस प्रकार बहमनी सुल्तानों ने विजयनगर शासकों को उत्तर की ओर कृष्णा नदी तक प्राकृतिक भौगोलिक सीमा प्राप्त करने के प्रयत्न को रोका, उत्तर पूर्व की ओर रेड्डियों और वेलमो ने कोंडावीड के रेड्डी, वारंगल के वेलम और गुलबर्गा के बहमनी शासकों के बीच गठबंधन हो जाता है। यह गठबंधन विजयनगर साम्राज्य के लिए एक खतरे की घंटी थी। जैसा कि कूटनीति में होता है, वेलम बहमनी गठबंधन को तोड़ने के लिए हरिहर द्वितीय ने तेलंगाना अभियान किया, जो असफल रहा। 1398-99 ईस्वी में विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के बीच एक बहुत भयानक संघर्ष होता है, जिसमें बहमनी शासक विजयनगर के शासक को उसकी राजधानी तक खदेड़ देता है। फिर भी हरिहर द्वितीय को इस बात का श्रेय है कि वह वेलम बहमनी संगठन के बावजूद अपनी स्थिति को बनाए रखा। हालांकि हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष भगवान शिव के एक रूप का पुजारी था, फिर भी उसने वैष्णवों जैनियों को समान रूप से संरक्षण दिया। वेदों के प्रसिद्ध ज्ञाता सायणा आचार्य, ये माधव के भाई थे, जैन इरुगापा, ये नानार्थ रत्नमाला आदि उसके दरबार की शोभा थे। वल्लूर अनुदान अभिलेख में उसे राज वाल्मीकि या राजव्यास कहा गया है। 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। हरिहर द्वितीय के मरणोपरांत उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न पर झगड़ा हो गया। सबसे पहले विरूपाक्ष 1404 ईस्वी गद्दी पर बैठा, पर वह साल भर भी शासन न कर सका। उसे हटाकर बुक्का द्वितीय 1404 से 1406 ईस्वी ने 2 वर्षों तक शासन किया। बच्चों, फिर देवराय प्रथम का समय आता है। 1406 से ये 1422 ईस्वी तक शासन किए। देवराय प्रथम अपने भाई बुक्का द्वितीय को अपदस्थ करके 5 नवंबर 1406 को विजयनगर साम्राज्य के ये शासक बनते हैं। फिर विजयनगर बहमनी संघर्ष चलता ही रहा। 1406-07, 1417-19 देवराय प्रथम मुदगल के परथल नामक सुंदरी, जो एक किसान की पुत्री थी, पर मोहित था। सुंदरी को प्राप्त करने के लिए देवराय प्रथम ने विवादित क्षेत्र में एक सैन्य अभियान भेजा, किंतु विजयनगर सेना के पहुंचने से पहले ही किसान अपनी पुत्री को लेकर घर छोड़कर के भाग गया। निराश लौटते हुए सैनिकों ने मार्ग में शहर में तोड़फोड़ किया और गांवों को उजाड़ दिया। जवाब में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के सैनिकों ने हिंदू क्षेत्र में घुसकर उत्पात मचाया और विजयनगर दुर्ग को घेर लिया। मजबूरन देवराय प्रथम को अपमानजनक संधि करनी पड़ी और इस संधि के अनुसार देवराय प्रथम को न केवल एक बड़ी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देनी पड़ी, बल्कि अपनी पुत्री का विवाह भी बहमनी सुल्तान से करना पड़ा तथा बंकापुर दुर्ग दहेज में देना पड़ा। रेड्डी राज्य के आधे क्षेत्र पर कब्जा ये 1420 ईस्वी में करते हैं। वर्ष 1420 में कोंडावीड के रेड्डी राज्य को पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक विजयनगर और वेलम ने आपस में आधा आधा बांट लिया और इस प्रकार रेड्डी राज्य का पतन हो गया। निकोलो डी कोंटे का आगमन होता है 1420 से 22 ईस्वी में। यह एक इतालवी यात्री था जो देवराय प्रथम के समय विजयनगर आया। उसके यात्रा वृतांत ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कोंटे, जिसका हम उल्लेख कर चुके हैं, उसे विजयनगर शहर, उस प्रदेश की सामाजिक संस्था, त्यौहार आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। विजयनगर में 9000 लोग शस्त्र धारण करने में सक्षम हैं, ऐसा वह लिखता है। कोंटी के अनुसार विजयनगर शहर की परिधि 60 मील है। विजयनगर का राजा अन्य राजाओं से ज़्यादा शक्तिशाली है। देवराय प्रथम ने 10,000 मुस्लिमों को अपनी सेना में नियुक्त किया। वह मुस्लिमों की सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। फिर देवराय प्रथम ने सार्वजनिक कल्याण के काम भी किए, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्य था
तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाना। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र रामचंद्र 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, केवल कुछ महीने तक शासन कर पाया। रामचंद्र के बाद उसका भाई विजय राय ही 1422 में पुनः गद्दे संभाले, लेकिन उसका समय भी संक्षिप्त रहा। फिर देवराय द्वितीय, ये देवराय प्रथम का पौत्र था, जो 1422 में सिंहासन पर बैठता है, और यह संगम वंश का महानतम शासक था, क्योंकि इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य प्रथम राजवंश संगम राजवंश के अंतर्गत अपनी समृद्धि एवं सत्ता की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया। रेड्डी के आधे राज्य, जो शेष आधे राज्य थे, उस पर कब्जा हो जाता है इनका 1428 ईस्वी में। देवराय द्वितीय ने रेड्डी के शेष आधे राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बीच फिर विजयनगर और बहमनी संघर्ष शुरू हो जाता है। 1436 ईस्वी, 1443 ईस्वी, दोनों में संघर्ष होता है। 1436 ईस्वी में अहमद शाह की मृत्यु हो गई, तो उसका बड़ा पुत्र अलाउद्दीन द्वितीय बहमनी का सुल्तान बना। 1443 ईस्वी विजयनगर की सेनाओं को बहमनी फौजों से इतनी बार पराजित होना पड़ा कि देवराय द्वितीय को अपने मंत्रियों की एक परिषद में इस विषय पर विचार करना पड़ा। विचार विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि उसकी श्रेष्ठता उनके घोड़ों और बाढ़ चलाने वालों के कारण थी। इसके बाद देवराय द्वितीय ने नवगठित सेना की सहायता से बहमनी राज्य जीतने का निश्चय किया। वर्ष 1443 ईस्वी में इस अभियान का आरंभ तो अच्छा रहा, लेकिन अंत असंतोषजनक था। शुरू में मुतकल दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया, रायचूर और बंकापुर को घेर लिया गया, तथापि बीजापुर तक के प्रदेश को मटियामेट कर दिया गया। उड़ीसा के गजपत शासक पर जीत होता है। ये गंगादास प्रताप विलासम के अनुसार देवराय द्वितीय ने उड़ीसा के गजपति शासक को हराया था। इस प्रकार देवराय द्वितीय ने न केवल विजयनगर साम्राज्य की प्रादेशिक अखंडता को अक्षुण्ण रहा, बल्कि कोंडावीडु का रेड्डी राज्य जीतकर उत्तर पूर्व में कृष्णा नदी की प्राकृतिक सीमा प्राप्त करके राज्य का विस्तार भी किया। अगर इसके धर्म की बात करें बच्चों, तो देवराय द्वितीय धर्म सहिष्णु था। वह वीर शैव धर्म का अनुयायी था। उसने वैष्णव एवं जैन धर्म को संरक्षण भी प्रदान किया। देवराय द्वितीय ने अपने राज्य में सैनिक मुसलमानों को बसाया और उन्हें जागीरें प्रदान की। मुसलमानों को मस्जिद बनाने की भी छूट दिया था। अब्दुल रज्जाक का विजयनगर प्रवास होता है, ये 1443 ईस्वी में। ये समरकंद फारस के सुल्तान शाहरुख के राजदूत के रूप में भारत आया था। उसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो विवरण छोड़ा वो कुछ इस तरह से है कि विजयनगर एक ऐसा नगर है कि आँखों के तारे ने ऐसा कोई स्थान कहीं देखा ही नहीं। समस्त हिंदुस्तान में राय अर्थात देवराय द्वितीय से अधिक निरंकुश विरला ही कोई शासक होगा। राय का खजाना पिघले हुए सोने के पिंड से भरा है। राय का राज्य 30 मास की यात्रा की दूरी में फैला है। इसके राज्य में 300 बंदरगाह है, जिनमें प्रत्येक कालीकट के बराबर है। बीजानगर के लोगों के लिए गुलाब उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन। विविध जैसे सरकारी कार्यालयों, दीवान खाना, मंत्री कक्ष, दफ्तर खाना यानी लेखागार, जोर बिखाना यानी टकसाल आदि का विवरण भी प्राप्त होता है। देवराय द्वितीय विद्या का भी संरक्षक था, साहित्यिक मर्मज्ञ था, कवियों का संरक्षक था। उसने ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य एवं महानाटक सुधा नामक एक संस्कृत ग्रंथ की भी रचना की थी। उसने 34 कवियों को संरक्षण प्रदान किया था, जिनमें चामरस एवं लकन्ना प्रमुख थे। वह शास्त्रार्थ में रुचि लेता था। उसका दरबारी कवि
दिनदिमा एक तेलुगु कवि श्रीनाथ से परास्त हुआ तो उसने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी और उस पर सोने के सिक्कों की बौछार कर दी। फिर अगला शासक मल्लिकार्जुन, ये 1446 से लेकर के 65 ईस्वी के बीच में होते हैं। देवराय द्वितीय के मरणोपरांत ये उनके पुत्र थे जो उत्तराधिकारी हुए। फिर विरूपाक्ष द्वितीय का समय आता है, ये 1465 से 85 ईस्वी के बीच में शासक होते हैं। मल्लिकार्जुन का उत्तराधिकारी विरूपाक्ष द्वितीय अयोग्य शासक था और इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आंतरिक विघटन और बाह्य आक्रमण दोनों को ही गति तीव्र हो गई। कपिलेश्वर गजपत ने विजयनगर साम्राज्य के अनेक तटवर्ती प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। सौभाग्य से चंद्रगिरी में विजयनगर के गवर्नर सालोव नरसिंह ने गजपत नरेश के आक्रमणों का बहुत बहादुरी से सामना किया और कहते हैं कि उसने उड़ीसा के सेनाओं के साथ 24 युद्ध लड़े थे। इस तरह विरूपाक्ष द्वितीय के शासनकाल में सालोव नरसिंह को ख्याति प्राप्त हुई और बाद में इसने शालो वंश की स्थापना की। दूसरी ओर बाहमनी सुल्तान मोहम्मद तृतीय ने भी विरूपाक्ष की अयोग्यता का लाभ उठाकर नेल्लौर और कांची पर प्रहार किया था। प्रौद्ध देवराय या पाद्याराव, ये 1485 ईस्वी, विरूपाक्ष की वर्ष 1485 ईस्वी में हत्या उसके बड़े पुत्र ने कर दी, लेकिन इस पितृहंता ने स्वयं राजा बनने से इनकार कर दिया और अपने छोटे भाई प्रौद्ध देवराय पाद्याराव को गद्दी पर बिठाया। प्रौद्ध देवराय विलासी निकला और राजकाज से मुंह मोड़कर विषय भोग में लिप्त रहा। सालो नरसिंह ने देखा कि अब पुराने वंश का अंत कर और शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर ही विजयनगर राज्य की रक्षा की जा सकती है और उसने ऐसा ही किया। नरसा नायक ने अपने स्वामी सालो नरसिंह को राजगद्दी पर बैठने का आमंत्रण दिया। इस प्रकार सालो नरसिंह 1486, गलती से 18 बोल दिया, सालो नरसिंह 1486 ईस्वी में विजयनगर के राज सिंहासन पर आरूढ़ होता है। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बला पहाड़ कहा जाता है। इस प्रकार संगम वंश का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो गया। अब फिर विजयनगर पर शालू वंश की स्थापना होती है। तो अब शालू वंश की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों। अभी हम देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में शालू वंश आता है, फिर तुलो वंश आता है। तो इसको एक लेक्चर में हम लोग पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।